हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास रफ होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, फटाफट निकालिए और क्लास को शुरू कीजिए। साथ साथ आपको पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट्स को और अपनी रफ कॉपी पे इसको नोट डाउन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। देखिए बेटा, हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? खाने के वो पार्ट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराए, हमारी बॉडी में ग्रोथ कराने में हेल्प करे, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करे और साथ साथ हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उनको परफॉर्म कराने में हेल्प करें। तो इस तरीके के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखे बेटा पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में कि ये सारे न्यूट्रिएंट हैं और ये न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, बॉडी में ग्रोथ कराते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। तो इन्हें हम बेटा क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। हमारा खाना इन्हीं से मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। जितने भी ये सब आपने देखे, ये क्या है? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड। ये हमारे खाने के सारे कंपोनेंट हैं और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा? न्यूट्रिएंट, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन इन्हीं से मिलके बनता है। दीज आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ में आ गया होगा न्यूट्रिएंट। बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? अब इन्हीं को यूटिलाइज करना बॉडी के अंदर ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ये जो सारे कंपोनेंट आपने फूड के पढ़े हैं, इन्हीं कंपोनेंट को अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो यही हमारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and utilization by the body। ये हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट समझ में आ गए होंगे और न्यूट्रिशन समझ में आ गया। सिंपल सी बात है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो हमारे खाने के पार्ट्स हैं, दीज आर न्यूट्रिएंट्स, और उनका बॉडी में यूटिलाइजेशन ही कहलाता है न्यूट्रिशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये खाना खाने का जो तरीका है, यूटिलाइजेशन का तरीका है, वो कितने तरह का होता है। तो हम लोग दो तरीके पढ़ेंगे इसके। पहला तरीका बेटा है ऑटोट्रॉफ। वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो अपना खाना खुद कौन बना सकता है? सोचो सोचो सोचो। घर में मम्मी खाना खुद बनाती है? यस, बनाती है ना। तो क्या ऑटोट्रॉफ है? नहीं बेटा। जितने ह्यूमन बीइंग है वो खाने को सिर्फ उबाल के खा सकते हैं, बना नहीं सकते। एक चावल का दाना अगर बनाना हो या एक गेहूं का दाना बनाना हो, क्या बनाया जा सकता है? नहीं। कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, एनिमल्स नहीं होते हैं। हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, उच्च कोटि का जानवर। कौन? इंसान। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा क्या है? क्या लिखेंगे इसमें? ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लें, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस चीज से बनाते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ये फूड मेकिंग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस को क्या लिख सकते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस है। Organisms which make their own food are called autotroph
एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन प्लांट कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फूड मेकिंग प्रोसेस है परफॉर्म बाय द ऑटोट्रॉफ। ओके बेटा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद ना बना पाए वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। और उनका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये अपना खाना कहाँ से लेंगे, दूसरे प्लांट से लेंगे, दूसरे एनिमल से लेंगे। मीन्स अपने खाने के लिए दूसरों पर ये डिपेंड होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ऑर्गेनिजम्स which depend on other organism for their food। जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, प्रोसेस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में एनिमल्स और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी आते हैं इसमें। नॉन ग्रीन प्लांट ये भी अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, ओनली ग्रीन प्लांट अपना खाना बना पाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा देखिए हम लोगों ने दो तरीके के पढ़े, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, और इनका ये जो मोड होगा खाने खाने का उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन प्लांट, वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफ। और इनका जो ये मोड होगा खाना खाने का उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल एनिमल्स आ जाएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट आ जाएंगे। एनी डाउट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। देखिए बेटा हम लोग अब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। कौन सी प्रोसेस, अभी आपने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फूड मेकिंग प्रोसेस है। जो ग्रीन प्लांट जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं खाना बनाने की उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीफ को हम क्या बोलते हैं, लीफ को क्या बोलते हैं, ये फूड फैक्ट्री है प्लांट की। प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, तो ये क्या है बेटा, फूड फैक्ट्री। क्या लिख सकते हैं, ये फूड फैक्ट्री है। किसके लिए, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अच्छा, लीफ को आपने देखा होगा, देखिए लीफ के दो सरफेस होते हैं, लीफ के दो सरफेस होते हैं। एक इसका अपर वाला सरफेस, और एक इसका लोअर वाला सरफेस। जब आप लोअर वाले सरफेस को देखेंगे तो लोअर वाले सरफेस में आपको इस तरीके से छोटे 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 महीन महीन पोर दिखेंगे, छेद दिखेंगे, ऐसे आप नहीं देख पाएंगे। और जो ये देखिए अपर सरफेस होती है कैसी होती है, स्मूथ होती है, और जो इसकी लोअर सरफेस होती है वो कैसी होती है, रफ होती है। और रफ सरफेस पे ही क्या पाए जाते हैं, रफ सरफेस हैव टिनी पोर्स। अगर इन पोर्स को आपको देखना है तो आप माइक्रोस्कोप लीजिए या मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए, और उससे आप पत्ती के निचले वाले हिस्से को, जो रफ सरफेस हो, उस सरफेस को आप ऑब्जर्व कीजिए। आपको बहुत महीन महीन से उसमें होल्स दिखेंगे, छेद दिखेंगे, और इन होल्स को हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। अब देखिए इन स्टोमेटा का फिर काम क्या होगा, ये क्या परफॉर्म करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कौन कौन सी गैसेस ऐसी हैं जो एक्सचेंज होती हैं प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड
और हमें चाहिए ऑक्सीजन। हमसे ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें देते हैं ये ऑक्सीजन। लीफ क्या है? फूड फैक्ट्री है प्लांट की। लोअर वाली जो सरफेस होती है वो रफ होती है, सबसे ज्यादा स्टोमेटा का नंबर वहीं पर होता है, निचली वाली सरफेस के ऊपर। इन पोर्स का काम है गैसियस एक्सचेंज करना। देखिए बेटा, इस वाले डायग्राम को जरा ऑब्जर्व कीजिए। पत्ती जैसे है, ये पत्ती, पतली सी ये वाली पत्ती। इस पत्ती को अगर आप ऐसे देखें और इसको ऐसे काटें, काटने के बाद जो ऐसे आए सरफेस उसको देखें, तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली ऊपर वाली अपर सरफेस है इसकी। देखिए, पत्ती इतनी मोटी नहीं होती है, लेकिन इसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसी दिखेगी। और ये इसकी है लोअर सरफेस, ये वाली इसकी अपर सरफेस हो गई और ये वाली इसकी लोअर सरफेस हो गई। और लोअर सरफेस में आप देखो, ये छोटे छोटे महीन महीन से पोर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, दीज पोर, ये पोर हैं, ये वाले पोर हैं, ये पोर कहलाते हैं स्टोमेटा। क्या कहलाएंगे? स्टोमेटा कहलाएंगे। ये पत्ती को बेटा इस तरीके से, ऐसे नहीं, जैसे पत्ती ये है ऐसे नहीं इसको काटा गया है। इस पत्ती को ऐसे देखिए आप, और इसको ऐसे काटिए। काटने के बाद जो ऐसे दिखा ये वाली सरफेस, तो इस वाली सरफेस को अगर देखा जाए तो ये वाली अपर सरफेस है एंड ये वाली लोअर सरफेस है। ऊपर वाली सरफेस पे या तो स्टोमेटा नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। बट लोअर सरफेस में स्टोमेटा का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। और वो इस तरीके से, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से पोर दिख रहे हैं, और इन्हीं पोर के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस। अब अगर बेटा एक स्टोमेटा को देखा जाए, ये वाला जो एक स्टोमेटा है, इसे अगर हम लोग देखें तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, स्टोमेटा की ओपनिंग आपको ऐसे दिखेगी। ये स्टोमेटा की ओपनिंग हो गई, और इस स्टोमेटा की ओपनिंग को देखिए, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं बीन शेप, ये सेल हो गई, और इन सेल को हम क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। ये कुछ ऐसी सेल होती हैं, इसमें ये इसका न्यूक्लियस ऐसे शो करा दीजिए। ये क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग। ये क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग है। ये वाला जो पोर आप देख रहे हैं, ये वाला पोर, ये वाला पोर, ये वाला है, ये वाली सेल, ये इसमें गार्ड सेल्स होती हैं। जो स्टोमेटल ओपनिंग है, सराउंडेड बाई गार्ड सेल। कौन कौन सी हैं? ये वाली, दीज आर गार्ड सेल, जो किसे सराउंड कर रही हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग को सराउंड कर रही हैं। ठीक है बेटा। और स्टोमेटल जो ओपनिंग है उसी के थ्रू आपने क्या पढ़ा है? क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज करती हैं आपस में, किसके किसके बीच में एक्सचेंज होता है? प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। कोई अगर आपको डाउट है, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसका छोटा सा एक वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपकी जो क्वेरीज हो, आपके जो डाउट हो, वो क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा। लीव्स होती हैं, वो उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। पत्ती ये हो गई, और पत्ती का कलर कैसा होता है? लीफ का कलर ग्रीन होती है। तो वो ग्रीन कलर एक पिगमेंट की वजह से आता है। तो लीफ के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। क्या लिख सकते हैं? हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या होता है? जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, इसका फंक्शन होता है टू ट्रैप सनलाइट, टू ट्रैप सनलाइट। जो सूरज की रोशनी होती है, उसमें जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का कलर ग्रीन होता है। अच्छा देखिए, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो नॉन ग्रीन प्लांट होगा, तो वो सन की सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। टू ट्रैप सनलाइट, और सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी बेटा कहाँ से आई है? सन से आई है। तो सन क्या हुआ? एक अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन।
सारी एनर्जी किसी भी फूड चेन के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर इनपुट अगर हो रही है वो तो किसके थ्रू हो रही है? सन के जरिए होती है। ठीक बेटा, क्योंकि जब एनर्जी इनपुट होती है मीन्स ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं और उसी खाने को वो खुद भी खाते हैं और साथ साथ पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कहाँ से खाना लेते हैं? प्लांट से ही लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो फिर अरे आपने मुर्गा खाया, बकरा खाया, तो भाई मेरे ये बताइए वो मुर्गा कैसे बड़ा हुआ, वो बकरा कैसे बड़ा हुआ? उसने तो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट ही तो खाए हैं। तो आप डायरेक्टली वे में प्लांट से खाना ना लेकर के कहाँ से ले रहे हैं? इनडायरेक्टली वे में ले रहे हैं। तो आप चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों फॉर्म में जो एनर्जी आई है वो ग्रीन प्लांट से ही आई है आपके पास। और ग्रीन प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आई है? वो सन से आई है। दैट्स वाई सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए बेटा, इस फोटोसिंथेसिस को हम किस तरीके से, इसकी अगर रिएक्शन लिखनी हो तो हम कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं? क्या क्या हुआ देखिए इसमें बेटा। एटमॉस्फेयर से क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आई है? एटमॉस्फेयर से आई है। पानी चाहिए इस प्रोसेस के लिए, पानी कहाँ से आया? जड़ों से एब्जॉर्ब होकर के पत्तियों तक पहुंचा। सनलाइट की जरूरत है और साथ में क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्योंकि इस सन की लाइट को हमें ट्रैप भी तो करना है। तो ट्रैपिंग कौन करता है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल करता है सनलाइट को ट्रैप करने का काम। तो सोलर एनर्जी आ चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ चुका है, पानी मिट्टी से एब्जॉर्ब होकर के जड़ों के जरिए कहाँ तक के? पत्तियों तक पहुंच चुका है। अब होगी प्रोसेस, प्लांट बनाएगा अपना खाना और खाना बनाएगा किस फॉर्म में? वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। ठीक बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो पत्तियों में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में स्टोर होता है ये कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च के फॉर्म में। स्टोर इन लीव्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ये पत्ती में क्या हो जाएगा बेटा? स्टोर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। हम इसमें ये लिख सकते हैं बेटा, देखिए सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? केमिकल ही तो है। तो जो सन की एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी। अब देखिए क्या यूज होकर के ये प्रोसेस हुई है? बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फोटोसिंथेसिस कहलाएगी। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नोट डाउन करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा कि ये कैसी प्रोसेस है? एक यूनिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक यूनिक प्रोसेस है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस होना है तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए नीड क्या क्या है? प्लांट को नीड, याद रख लीजिए इसको। प्लांट को क्या क्या चाहिए तब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है? जैसे घर में मम्मी खाना बनाती हैं, आज दाल बननी है तो दाल बनने के लिए क्या क्या सामग्री ज़रूरत होती है, वैसे ही ग्रीन प्लांट अगर अपना खाना बनाएंगे तो उनको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी? पानी चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? सॉइल से, कम फ्रॉम सॉयल। और ये कहाँ से आया है? एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से आया है, वो सॉइल से आया है, ये पत्ती के पास खुद होता है अपने आप से। और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और सनलाइट के बारे में हम लोगों ने बात किया कि सनलाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। और सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट सोर्स है। ठीक बेटा, समझ में आ रहा होगा? देखिए बेटा, ये जो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा ये किस चीज में हेल्पफुल है, क्या हमारी क्या मदद करता है ये फोटोसिंथेसिस? तो इसके प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो प्रोडक्ट मेरे काम के हैं। इज हेल्पफुल फॉर
किस चीज में हेल्प करेगा? पहली चीज, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं, खाना चाहिए। जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके सर्वाइवल के लिए जरूरत है। सर्वाइवल ऑफ किस चीज में हेल्पफुल है? सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए। कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। एक भी दिन आप खाना स्किप करके देखिए, एक दिन छोड़ दीजिए, एक टाइम का खाना स्किप करके देखिए कैसा लगता है। चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए। और खाना कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। प्लांट कैसे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं। दूसरा काम अभी आपने देखा था, गैसियस एक्सचेंज। क्यों? प्लांट क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। और ऑक्सीजन क्या है? ये बहुत ही इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल, इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ये वाली एक्टिविटी, सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जानना है कि सनलाइट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर सनलाइट ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी? ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, हर घर में अब प्लांट तो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपके घर में एक छोटा सा ये गमला है और इस गमले में ये लगा है पौधा, ये प्लांट लगा हुआ है। आपको क्या करना है? इस प्लांट को, इसको कहते हैं पॉटेड प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? पॉटेड प्लांट। कीप द प्लांट इन डार्क फॉर अबाउट 2 to 3 days। 2-3 दिन के लिए आप इसको क्या करना है? ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे डार्कनेस हो। ऐसा डार्कनेस में रखने से क्या होगा? देखिए, प्लांट के पास जितना खाना होगा, क्योंकि वो नया खाना तो बना नहीं पाएगा, तो उसके पास जितना खाना है वो तो खा डालेगा ना। जैसे अगर आपको कहीं कमरे में बंद कर दिया जाए और थोड़ा सा खाना वाना रख दिया जाए आपके पास, तो जितना खाना होगा वो खा लोगे, उसके बाद तो आप भूखे हो जाओगे। तो उसी तरीके से इस प्लांट को हमने जब अंधेरे में रख दिया तो इसके पास जो स्टोर फूड है वो खा डालेगा, और खा डालेगा तो अब खाना तो बचा नहीं इसके पास। अब ये प्लांट क्या कहलाएगा? डी स्टार्च पॉटेड प्लांट। मींस अब इसके पास स्टार्च नहीं है, डी स्टार्च। पॉटेड प्लांट है ये, इसके पास अब स्टार्च नहीं है। अब 2 से 3 दिन के बाद हमें क्या करना है? इसको सनलाइट में रख देना है। भूखे शेर को हमें क्या रख देना है? खाने के पास। तो बहुत स्पीड में खाना खाएगा ना फटाफट, क्योंकि भूखा बहुत है, भूखा बहुत है। तो हमने अब अगला स्टेप क्या करना है? इस प्लांट को कहाँ रख देना है? पुट दी पॉट इन सनलाइट। लेकिन आपको एक काम और करना है कि जब आप इस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, तो इसकी एक पत्ती पे आपको क्या करना है? इस तरीके से एक ब्लैक पेपर लगा देना है। पत्ती के ऊपर क्या करना है? ब्लैक पेपर लगा देना है। एक पत्ती पे लगा दीजिए ब्लैक पेपर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कवर द लीफ विद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से इस लीफ को कवर कर दीजिए। अभी आपने अंधेरे में रखा था तो वो खाना नहीं बना पा रहा था। जब इस प्लांट को आपने धूप में रख दिया तो ये अब खाना बनाएगा, बहुत स्पीड में खाना बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? लेकिन जितना हिस्सा आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, क्या उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो उतने हिस्से में खाना बनेगा? नहीं बनेगा। आफ्टर 2 to 3 days, 2-3 दिन के बाद आपको क्या करना है कि इस वाली लीफ को आपको तोड़ लेना है। ये जो लीफ थी, इस लीफ को आपको तोड़ लेना है। और इसके ऊपर देखिए, ये ऐसे तो ब्लैक पेपर लगा हुआ था ना, ये ब्लैक पेपर इसके ऊपर लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है? इसको रिमूव ब्लैक पेपर। ठीक है, अब इस ब्लैक पेपर को क्या करना है? रिमूव कर देना है। जो लगा हुआ है इसको आपको रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद देखिए कुछ ऐसी लीफ हो जाएगी ना, ये हमने रिमूव कर दिया। तो ये जो ब्लैक पेपर था, ये वाली इतनी स्ट्रिप, ठीक है, ये वाली, इस तरीके से हमने ब्लैक पेपर को रिमूव कर दिया।
और फिर हम क्या करेंगे, इस लीफ को बॉयल करेंगे। क्या कर देंगे, बॉयल कर देंगे, उबाल देंगे। और उबालने के बाद फिर क्या करेंगे, जो हम लोगों ने क्लास 6 वाले लेक्चर में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम चेक करते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इस पूरी पत्ती के ऊपर हमें क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। तो हम लिख सकते हैं ट्रीट लीफ विद आयोडीन सोल्यूशन। तो ऐसा करने पर होगा क्या, जितना ये वाला हिस्सा जो ब्लैक पेपर से कवर था, तो उसके ऊपर तो लाइट नहीं पड़ी थी, मींस उतने हिस्से में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हुआ था। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हुआ था, इस वाले पोर्शन पर फोटोसिंथेसिस हुआ था। और जब इसके ऊपर आयोडीन पूरी पत्ती के ऊपर डाली गई, तो ये वाला जो पोर्शन था और ये वाला जो पोर्शन था, टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। ब्लू ब्लैक कलर हो गया किसका, जो पत्ती एक्सपोज थी, जितना पार्ट पत्ती का एक्सपोज था सनलाइट में, उसका कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक। इसका मतलब उतने वाले हिस्से में स्टार्च बना, और जितना हिस्सा ये कवर था इसमें स्टार्च नहीं बना, क्योंकि पत्ती को आपने कवर कर दिया था और पहले से आपने उसको अंधेरे में रख रखा था। सारा खाना पहले ही आपने खत्म कर दिया था, और उसके बाद आपने उस पत्ती को कवर कर दिया था विद ब्लैक पेपर। और फिर इसको आपने जब धूप में रखा, तो धूप में रखने के बाद तो जितना हिस्सा इसका धूप में था, जिसके ऊपर धूप पड़ रही थी, उतने में तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट बना उसके अंदर। लेकिन जो हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर था, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब इसका ट्रीटमेंट किया गया आयोडीन सोल्यूशन से, इस वाले हिस्से का बेटा कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक। ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पर स्टार्च है। तो इससे देखिए प्रूफ नहीं हो गया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं पड़ी तो देखिए स्टार्च नहीं बना, सनलाइट इस हिस्से में पड़ गई तो स्टार्च बन गया, टेस्ट आ गया। एक्टिविटी समझ में आई बेटा, टफ नहीं है, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखिए, फटाफट समझ में आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का क्या होना है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है प्लांट के अंदर। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ग्लूकोज ये फॉर्मूला होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, नहीं, स्टार्च के फॉर्म में भी होता है, सेलुलोज के फॉर्म में भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है इसके। तो इसका एक जनरल जो फॉर्मूला आ जाएगा वो CXHYOZ, मीन्स यहाँ पर एक नंबर होगा, यहाँ पर एक नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा। इससे ये पता ये चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ का नंबर कुछ भी हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, और यही तीन चीज मिलकर के मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हेल्प करते हैं प्लांट की अदर कंपोनेंट के फॉर्मेशन में। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेल्प द प्लांट टू फॉर्म अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे फैट का फॉर्मेशन होना है, जैसे विटामिन का फॉर्मेशन होना है, जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। किस चीज का, प्रोटीन का। लेकिन आप ध्यान दीजिए एक बात और, प्रोटीन में एक एडिशनल न्यूट्रिएंट पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, एडिशनल एलिमेंट पाया जाता है, वो क्या है, नाइट्रोजन। तो हम लिख सकते हैं बट इन प्रोटीन एन एडिशनल एलिमेंट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगी भाई प्लांट में, कार्बोहाइड्रेट से जो उसको तोड़ा गया, ब्रेक किया गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में, उससे हमने फैट, विटामिन और प्रोटीन बनाई, प्लांट ने बनाया। और प्रोटीन जब बनाएगा प्लांट तो उसको नाइट्रोजन एडिशनल चाहिए। ये कहाँ से आएगी, तो ये कहाँ से आएगी, देखिए ये यहाँ से आएगी। ऐसे समझिए कि जो ये नाइट्रोजन आई है, इसका सोर्स क्या है कि अगर क्रॉप प्लांट की बात करें, हम क्रॉप किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉप प्लांट की, तो किसान क्या करता है,
नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड करता है अपने खेत में, तो वहां से आ गया। तो हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर एडेड बाई फार्मर्स इनटू द सॉइल। एक तो यहां से ये सोर्स हो गया कि किसान ने जो है अपनी क्रॉप में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाले, जिससे उसको नाइट्रोजन मिल गई, और उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट में क्या किया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इस नाइट्रोजन को मिला के प्रोटीन बना डाला। इसके अलावा देखिए एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन कितनी है, 78%। लेकिन प्लांट इसको इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में, ये है नॉन यूजेबल फॉर्म, ये है यूजेबल फॉर्म। प्लांट इस फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन करेगा, सॉइल में बहुत सारी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, और ये क्या है, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म है, इस फॉर्म में ही प्लांट उसको यूज कर पाता है। कुदरत ने जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पैदा की हैं, उन बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया, और अब ये नाइट्रेट प्लांट यूज कर लेगा प्रोटीन बनाने की प्रोसेस में। चीजें समझ में आ रही है बेटा? देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतनी ही चीजें डिस्कस करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, और उसमें रेस्ट ऑफ द चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। तो अभी आप इतनी चीज़ों के नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उस वीडियो में आपकी जो ओल्ड वाली क्वेरीज हैं उनको भी सॉल्व करता हुआ साथ साथ चलूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चा, ये मत सोचिएगा कि हम क्लास 6 में हैं तो हम 7 का क्यों पढ़ें, या हम 8 में हैं तो हम 7 का क्यों पढ़ें, या हम 7th में हैं तो 6 और 8 का क्यों पढ़ें। जिस तरीके से लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, आप सभी को पढ़ते रहिए। अगर आपको वाकई डॉक्टर बनना है, देन हमने क्या बताया कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। आप टाइम निकालिए, थोड़ा सा एडिशनल टाइम निकालिए, आधा 1 घंटे का, और आधे 1 घंटे में मैं इतना बड़ा वीडियो इसीलिए नहीं बनाता हूँ ताकि बच्चे उसको देख करके बोर ना हो जाएं। ठीक है, 20 मिनट, 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, इतना बड़ा वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चों के पास इतना टाइम हो, अच्छी तरीके से उसको देखकर नोट्स बना ले, प्रैक्टिस करते रहे साथ साथ, ताकि उनकी 6, 7, 8th क्लास की तैयारी एक ही साल में हो जाए, ताकि उनका रास्ता, आगे का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय बेटा।